नमस्कार दोस्तों, हम एमपी बोर्ड का सोशल साइंस क्लास 7th का सोशल साइंस लेसन 2 रीड करेंगे। लेसन 2 देखेंगे हम। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, हम इसमें पढ़ेंगे इस लेसन में, इस वीडियो में दक्षिण भारत के राज्य 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। इसमें हम दोस्तों जानेंगे पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्यों के बीच निकटता बढ़ने के क्या कारण थे, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, इन राजवंशों के शासनकाल की विशेषताएं क्या थीं। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट, इन राजवंशों के शासनकाल की विशेषताएं क्या क्या थी, समाज, धर्म, साहित्य व कला स्थापत्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे बाद में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूर्व मध्यकाल में देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के राज्यों के बीच निकटता बढ़ गई थी। इस निकटता के 3 प्रमुख कारण थे। कौन कौन से थे दोस्तों? तो वो कारण थे, दक्षिण भारत के उत्तरी भाग के राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक बढ़ाने का प्रयत्न किया। दक्षिण भारत में शुरू हुए धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गए। दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने धार्मिक कर्मकांडों और अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण में बसने के लिए आमंत्रित किया। ये 3 प्रमुख कारण थे। दोस्तों, दक्षिण भारत में आने वाले ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की गई। परिणाम स्वरूप विशाल भारत देश के दोनों भागों के राज्यों के बीच निकटता बढ़ने लगी। उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य उस प्रकार अलग अलग नहीं रहे जिस प्रकार वे प्राचीन काल में थे। दोस्तों, जैसे कि उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में निकटता बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने कर्मकांड और उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। आगे नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत विंध्य पर्वत के आगे का उत्तर का भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इसमें प्रमुख राजवंश थे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर और पांड्य। दोस्तों, हम पढ़ेंगे पल्लव के बारे में। तो पल्लव चौथी शताब्दी में पल्लवों का उदय कृष्णा नदी के किनारे तथा दक्षिण प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ। कहाँ पर हुआ उनका उदय? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के प्रतापी शासक हुए। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर वातापी कोंड यानी वातापी को जीतने वाला की उपाधि धारण की तथा कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, कौन सी उपाधि धारण की थी उन्होंने? वातापी कोंड, और अपनी राजधानी कांचीपुरम को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कालांतर में चोल, चालुक्य, पांड्य और राष्ट्रकूटों से पल्लवों का संघर्ष चलता रहा तथा 899 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को चोलों ने हराकर उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार पल्लव वंश का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे पल्लव शासन की विशेषताएं। पल्लव जो शासन था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो पल्लवों का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था। इनके काल में शिक्षा, साहित्य एवं कला की उन्नति हुई, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण
पल्लवों द्वारा बनवाया गया कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र था। यहाँ की स्थानीय भाषा तमिल थी, जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। अधिकांश पल्लव राजा भगवान शिव के भक्त थे तथा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था। दोस्तों, पल्लवों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें कांची के धर्मराज व कैलाशनाथ मंदिर तथा बालीपुरम में समुद्र तट पर चट्टान को काटकर बनवाए गए रथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। फिर आता है दोस्तों राष्ट्रकूट। तो हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट वंश चालुक्य राजा कीर्तिमान के सामंत दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। किसने डाली थी? दंती दुर्ग ने। दोस्तों, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में अपनी शक्ति तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते थे। कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, राजा धूर, धारावर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष व कृष्ण द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक हुए। इनकी राजधानी मान्यखेट थी। दोस्तों, कौन सी राजधानी थी इनकी? मान्यखेट। कन्नौज तथा उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूटों को गुर्जर, प्रतिहार व पाल वंश से सतत संघर्ष करना पड़ा, जिससे उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई तथा सन 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तेलव द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूटों की शक्ति का दमन किया व उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, फिर आप देखते हैं हम इसमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। पहाड़ी को काटकर करवाया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय माना जाता है। दोस्तों, आता है राष्ट्रकूट शासनकाल की विशेषताएं। तो हम राष्ट्रकूट शासनकाल की विशेषताएं देखेंगे। राष्ट्रकूट प्रशासनिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा वहां मंत्रियों की सहायता से अपना शासन सुचारू रूप से चलाता था। नंबर 2 पे राष्ट्रकूट राजा शिक्षा एवं कला के संरक्षक थे। अमोघ वर्ष प्रथम एक उच्च कोटि का लेखक था। इस वंश के शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया तथा अपने इष्ट देवताओं शिव व विष्णु की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण भारत के राज्य। दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है दक्षिण भारत के राज्य 800 से 1200 तक भारत की वर्तमान स्थिति। तो ये दोस्तों भारत की वर्तमान स्थिति दे रखी है। अब हम देखेंगे इसमें कल्याणी के चालुक्य। आगे आता है कल्याणी के चालुक्य। राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर चालुक्य शासक तेलव द्वितीय ने अपने राज्य की स्थापना कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम तेलव द्वितीय। तेलव द्वितीय ने लगभग 24 वर्षों तक शासन चलाया। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक सत्याश्रय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम व जयसिंह आदि हुए। इस चालुक्य शासनकाल की विशेषताएं प्रमुख क्या क्या थी? तो चालुक्य राजा उदार व कला प्रेमी थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। ब्रह्मा, विष्णु व शिव में इनकी विशेष आस्था थी। यह उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों से स्पष्ट होता है। चालुक्य कला की एक प्रमुख विशेषता हिंदू देवताओं के लिए चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाना था। विरूपाक्ष का मंदिर इस काल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था। फिर आता है दोस्तों चेल राज्य। इसके बाद आता है चेल राज्य। तो हम चेल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चेल राज्य अशोक के शिलालेखों के अनुसार
चेर वंश की स्थापना बहुत प्राचीन काल में हुई। इनके राज्य में मालाबर, त्रावणकोर और कोचिन सम्मिलित हैं। चेर वंश की स्थापना बहुत प्राचीन काल में ही हो गई थी। दोस्तों, चेर राज्य के बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे। चोल वंश से चेर वंश की वैवाहिक संबंध थे। ये अधिक समय शासन नहीं कर सके। 8वीं शताब्दी में पल्लवों ने, 10वीं शताब्दी में चोलों ने तथा 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चेर राज्य पर अधिकार कर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। फिर आता है दोस्तों पांड्य राज्य। तो पांड्य राज्य दोस्तों, पांड्य वंश की प्राचीन तमिल राज्यों में से एक प्रमुख वंश था जिनकी राजधानी मदुरै थी। पांड्य राजाओं में अति केसरी मारवर्मन प्रसिद्ध शासक रहे, जिनसे 7वीं शताब्दी में चेरों को हराया और चालुक्यों का साथ देकर पल्लवों को हराया तथा अपना राज्य विस्तार एक छोटे से भाग में किया। 9वीं शताब्दी में जटावर्मन सुंदर प्रथम के प्रयासों से पांड्यों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने चेर, चोल्य, काकतीय, होलसय आदि शासकों को हराया और कांची पर भी अधिकार किया। पांड्य राजाओं द्वारा अनेक मंदिर बनवाए गए, जिनमें श्रीरंगम व चिदम्बरम के मंदिर प्रसिद्ध हैं। 13वीं शताब्दी के अंत में यह राज्य समाप्त हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों चोल राज्य। तो हम चोल राज्य देखेंगे। चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों व कर्नाटक पर शासन करने वाले चोल वंश दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा। इस काल के चोल राजाओं को इतिहासकारों ने शाही चोल कहा है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया था। किसने? विजयालय। ठीक है, उसने तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया था। परांतक प्रथम ने मदुरै के पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार कर मदुरै कोडावन अर्थात मदुरै का विजेता की उपाधि धारण की थी। किसने की थी दोस्तों? ये की थी परांतक प्रथम ने। इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी राजा राजराज प्रथम हुआ, जिसने अपनी योग्यता, पराक्रम व राजकौशल से एक विशाल चोल साम्राज्य का निर्माण किया। उसने चेर शासकों को हराकर केरल पर, पांड्य राजाओं को हराकर मदुरै पर अधिकार किया तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया। इस प्रांत का नाम उसने मुमादी चोल मंडलम रखा। यह उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विजय थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम राजराज ने वेंगी चालुक्यों को हराया तथा समुद्री साम्राज्य के निर्माण व अपने वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने तथा उस पर नियंत्रण रखने के हेतु कलिंग व लक्षद्वीप के पुराने द्वीपों व मालदीपों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। तो दोस्तों, उसने अनेक उपाधियां ग्रहण की। चोल शासन राजराज प्रथम ने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, जो परकोटे में स्थित है और लगभग 165 मीटर × 85 मीटर में बना है। जमीन से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 94 मीटर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं राज प्रथम के बाद उसका यशस्वी पुत्र राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा, जिसने समस्त श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। केरल व पांड्य राज्य पर
पुनः अधिकार किया। उसने पूर्व के पाल राज्य में गंगा नदी तक अपना वर्चस्व स्थापित किया और गंगईकोंड अर्थात गंगा क्षेत्र को जीतने वाला की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि बोलते हैं? गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी नई राजधानी गंगईकोंड या चोलपुरम बनवाई। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम के पास एक शक्तिशाली जलबेड़ा था, जिसकी सहायता से उसने बंगाल की खाड़ी के पार विजय प्राप्त की। उसने सुमात्रा व मलाया प्रायद्वीपों के लिए भी समुद्री अभियान भेजा। यह उसकी एक महान सफलता थी। चोल शासकों ने चीन में भी अपने दूत भेजे। 12वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य का वर्चस्व बना रहा, किंतु 13वीं शताब्दी में मदुरै के पांड्य तथा द्वार समुद्र मैसूर के निकट के होयसलों ने चोलों का स्थान लिया। दक्षिण में कल्याणी के चालुक्यों के स्थान पर काकतीय आए, जिन्होंने वारंगल आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। 12वीं शताब्दी में दक्षिण में यादव वंश प्रसिद्ध रहा। उन्होंने चालुक्यों तथा होयसलों से संघर्ष कर देवगिरी, आधुनिक जो अभी वर्तमान में दौलताबाद है, वो को अपनी राजधानी बनाया। इन सभी वंशों का अस्तित्व 14वीं शताब्दी तक रहा, किंतु 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने, विशेषकर खिलजी एवं तुगलकों ने दक्षिण के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जो सैनिक अभियान किए, उससे दक्षिण भारत के शासक वंशों की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती गई। दोस्तों, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे हम। तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति होता था। वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों या मंडलम में विभक्त था और ये प्रांत जिलों यानी वलनाडुओं में विभक्त थे। जिलों को क्या बोला जाता था? वलनाडु, और प्रांतों को मंडलम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होते थे, जिसमें ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था। ये ग्राम सभाएं 3 भागों में विभक्त होती थी। जैसे ऊर, यह ग्राम के आम लोगों की सभा होती थी। सभा या महासभा, इस सभा में विद्वान ब्राह्मण होते थे। नगर या नगरम, तो नगर में व्यापारी, दुकानदार और शिल्पी प्रमुख होते थे। ठीक है दोस्तों। फिर गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनेक समितियों का गठन किया जाता था, जो न्याय, शिक्षा, संचार साधन, जलाशय, धार्मिक समारोह, मंदिर तथा दान आदि की देखभाल का कार्य करती थी। आर्थिक व्यवस्था, चोल साम्राज्य में जनजीवन बहुत संपन्न था। कृषि तथा व्यापार उन्नत अवस्था में थे। राज्य की आय के मुख्य स्रोत भूमि कर तथा व्यापार कर थे। व्यापार तथा संचार सुविधा के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था थी तथा विदेशों से व्यापार किया जाता था। सिंचाई हेतु अनेक तालाब भी बनवाए गए थे, जिनका रखरखाव ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है। फिर आता है दोस्तों समाज। तो ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था। सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा व्यापारियों तथा शिल्पियों का समाज में अधिक सम्मान था। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उन्हें समाज में सम्मान व स्वतंत्रता प्राप्त थी। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर ज्ञान दिया जाता था। सार्वजनिक कार्यों में जनता में परस्पर सहयोग की भावना थी। फिर आता है दोस्तों धर्म। तो दक्षिण भारत में मुख्यतः हिंदू धर्म था। चोल राजा सभी धर्मों का आदर करते थे। अधिकांश शासक शैव मत
को मानने वाले थे, फिर भी अनेक चोल राजाओं ने विष्णु मंदिर बनवाए तथा बौद्ध विहारों को दान दिया। ठीक है दोस्तों। फिर आता है इस काल में अनेक बुद्धिजीवी दार्शनिक व महात्माएं हुए। इसमें केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आदि शंकराचार्य ने वेदों का संदेश जन जन तक पहुंचाया। वह पूरे देश का भ्रमण कर देश के अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की। कितने मठों की स्थापना की? 4 मठों की। आदि शंकराचार्य द्वारा पूरे देश में 4 मठों की स्थापना करवाई। उत्तर में बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ, पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। दोस्तों, दक्षिण के सुप्रसिद्ध भक्ति संत रामानुज ने व्यक्ति को पूजा व ज्ञान की अपेक्षा प्रेम व भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच के भेद को दूर करने का प्रयास किया। किसने किया था? रामानुज। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कला, उस समय की कला और स्थापत्य कला। दोस्तों, चोल शासकों ने भवन निर्माण में पल्लवों की परंपरा को ही अपनाया, किंतु मंदिर के अनेक अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण इनकी अनूठी शैली थी। तंजौर का राजेश्वर मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम में चोलों द्वारा अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया, जो स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। दोस्तों, चोल राजाओं ने मंदिरों के निर्माण और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी उदारता से धन और भूमि दान दिया। ठीक है दोस्तों। चोलों के काल में मूर्ति निर्माण का कार्य अपनी पराकाष्ठा पर था, जिसमें अधिकांश मूर्तियां पत्थर या कांसे की बनी होती थी। कांसे की मूर्तियों में नटराज के विभिन्न रूप अपनी कला व सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात हैं। मंदिरों की दीवारों को मूर्तियों एवं चित्रों से सजाया जाता था। इन चित्रों में राज दरबार, युद्ध, पूजा, भक्ति तथा संगीत व नृत्य के चित्र होते थे। दोस्तों, साहित्य, उसके बाद हम देखते हैं साहित्य। तो दोस्तों, साहित्य देखते हैं। साहित्य में क्या दे रखा है? चोल शासकों के काल में संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं की उन्नति हुई। कंबन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना तमिल भाषा में की। दक्षिण के प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणि मेखले थे। तमिल साहित्य में इन्हें रामायण और महाभारत के समकक्ष माना जाता था। इन महाकाव्यों से दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल दक्षिण भारत के इतिहास में नव जागरण का काल रहा है। इस काल में राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रों के साथ ही कला, व्यापार के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इस दृष्टि से इस काल को सामाजिक सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में देखेंगे सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दोस्तों, पल्लव वंश के किस शासक ने राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की? तो किसने की थी दोस्तों? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, अपराजित वर्मन या यशोवर्मन ने। तो किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर है नरसिंह। उत्तर क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव,
कृष्ण द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट देखेंगे हम तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन, आदि शंकराचार्य। तो कौन थे दोस्तों? कंबन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम प्रश्न 2 है, दिए गए शब्द में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों पल्लव राज्य की राजधानी थी, तो कौन सी थी? कांचीपुरम। चोल शासकों द्वारा बनवाया गया राजेश्वर वृद्धेश्वर में स्थित था। तो कहाँ पर स्थित था वो? तो वो था तंजौर में। राजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित था? तंजौर। ठीक है दोस्तों। फिर है चोल मंडलम। चोल प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता दोस्तों? मंडलम। ठीक है। चोल प्रशासन में प्रांत को कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था, और जिले को वालाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 दे रखा है लघु उत्तरी प्रश्न। तो हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1 दे रखा है यहाँ पर। प्रश्न है उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक प्रमुख कारण बताइए। तो उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच निकटता बढ़ने का एक प्रमुख कारण दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों द्वारा धार्मिक कर्मकांड और अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित करना था। क्या था दोस्तों? उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे उनको दक्षिण भारत में कर्मकांड और अध्ययन अध्यापन के लिए आमंत्रित करना था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है मुमादी चोल मंडलम चोल साम्राज्य के किस प्रांत का नाम था? उत्तर दे रखा है चोल साम्राज्य केरल, मदुरै तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम मुमादी चोल मंडलम था। चोल साम्राज्य के केरल, मदुरै तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम मुमादी चोल मंडलम था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है चोलकालीन स्थापत्य कला के 2 प्रमुख उदाहरण दीजिए। उत्तर है चोलकालीन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। तो राजराजेश्वर मंदिर के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण कराना। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर तथा गंगैकोंड चोलपुरम में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराना। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 4 दे रखा दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम बताइए। तो उत्तर है राष्ट्रकूट वंश के 3 शासक कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव, अमोघ वर्ष थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न 4 दीर्घोत्तरी प्रश्न चोल प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों उत्तर है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 दे रखा है चोल प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति होता था। वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता था। नेक्स्ट है दोस्तों संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों मंडलम यानी राज्यों में विभक्त था तथा प्रांत जिलों वर्णनाडुओं में विभक्त थे। इनका जो संपूर्ण था वो प्रांतों में विभक्त था और बाकी प्रांत जिलों में विभक्त थे। जिलों को वर्णनाडुओं में विभक्त था। जिलों को वर्णनाडु बोला जाता था और प्रांतों को मंडलम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती थी। यहाँ ग्राम सभाएं 3 भागों में विभक्त थी। उर यानी
यहाँ दे रखा दोस्तों ऊर, यानी में ग्राम के आम लोगों की सभा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम सभा या महासभा। सभा या महासभा, इन सभाओं में विद्वान ब्राह्मण होते थे। फिर है नगरम, इसमें व्यापारी, दुकानदार और शिल्पी प्रमुख रूप से होते थे। ठीक है, गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनेक समितियों का गठन किया जाता था, जो न्याय, शिक्षा, संचार साधन, जलाशय, धार्मिक समारोह, मंदिर तथा दान आदि की देखभाल का कार्य करती थी।